हजारों में अकेला। अब क्या करें भैया, इतना रिदमिक सा इन्होंने नाम बना दिया कि बंदे के अंदर का सिंगर जाग जाता है। वो बात और है कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कह गए, मतलब फिल्म आई थी बहुत पहले, उसके गाने के लिरिक्स थे, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। और बड़े बुजुर्गों की बात हम कभी नहीं मानते। अब इतनी लंतरानी हाँकने के बाद सीधा पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट की बात ये है कि सीरियल में भाई वो तो है अलबेला, हमारे जो कृष्णा और सयूरी ऐसे लड़ रहे हैं जैसे यूक्रेन और रशिया। यकीन नहीं आता तो देखिए जरा। क्या? तेरा नाम सयूरी नहीं भसूड़ी होना चाहिए। हे बाप रे बाप, किसी को इतना गुस्सा कैसे आ सकता है, वो भी एक लड़का और लड़की को। जरा देखिए ये कृष्णा और सयूरी को, जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। आखिर भाई इन दोनों में इतनी गहरी दुश्मनी कैसे हुई? अरे भसूड़ी भी की गए, जब करूंगा तेरी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा क्या करने वाली है तू? बताऊंगी ना, इतना उतावला क्यों रहा है? एक दो दिन में ऐसी न्यूज़ मिलेगी ना कि जो तेरे तोते ना, तोते क्या तेरे घोड़े और गधे भी उड़ जाएंगे। क्यों ये दोनों एक दूसरे को काट खाने को तैयार हैं। अब दरअसल इनके बीच तो टशन पहले से ही है, लेकिन आज ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो कुछ भी कर सकता है अभी, क्योंकि गुस्सा है और साथ ही साथ बिट्रेड भी फील कर रहा है जैसे आपने कहा, तो कुछ भी कर सकता है अभी। कान्हा अभी कुछ भी कर सकता है। जरा देखिए ना, ये कृष्णा अपने छोटे भाई के साथ मिलकर ये कैसे सयूरी को परेशान कर रहा है, वो भी कॉलेज में सबके सामने। तो भाई सयूरी भी डरने वालों में से नहीं है। उसने कृष्णा को धक्का मारा और उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देख ही लिया। अब सोचिए जब कृष्णा को पता चलेगा कि सयूरी उसके भाई का प्यार है तब क्या होगा। वैसे आपको बता दे कि कृष्णा को जब झटका लगेगा ना, उसके बाद तो जैसे उसकी बोलती ही बंद हो जाएगी। नहीं। तेरी तो क्या तेरी तो? तेरा नाम सयूरी नहीं भसूड़ी होना चाहिए। भसूड़ी की गए, जब करूंगी ना तेरी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा क्या करने वाली है तू? वैसे कहानी में बड़े भाई के साथ सयूरी तो कुछ ही वक्त रहेगी। बड़ा भाई जब शो से गायब हो जाएगा ना, उसके बाद सयूरी को कृष्णा का ही बनना पड़ेगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार में, ऐसा लगने लगा है, जी हाँ सिर्फ लगने लगा है कि आखिरकार विराट और सही एक दूसरे के प्यार में गुम ही जाएंगे। क्योंकि चांदनी रात में नौका विहार में लीजिए सही ने कर दिया इजहारे मोहब्बत, कह दिया एकदम चांदनी स्टाइल, आई लव यू। क्या कहा सही, जरा एक बार फिर से तो कहना। बहुत 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 प्यार करती हूँ। I love you विराट। I love you। I love you a lot। I love you a lot। I love you। क्या जो हमारे कानों ने सुना वो सही सुना? क्या सही ने कुछ ऐसा कहा कि उसे विराट सर से मोहब्बत है? अब देखिए विराट के सामने वो अपने दिल का हाल बयां कर रही है। बहुत 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 प्यार करती हूँ।
मुझे लगता है कि जब आपके पार्टनर आपसे रूठे होते हैं, दैट उससे बेहतर कोई समय नहीं उनको बताने के लिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उसी को हु वुड नॉट लाइक टू लिसन दैट समवन इज बीइंग लव्ड, इजंट इट? तो किसको सुनना नहीं अच्छा लगता कि भाई उससे कोई प्यार करता है, और गुस्से में कोई बोले तो और वो ज़्यादा है ना कि चांदनी रात में आज वो चांदनी बन गई है। देवी ताई ने आज उसे हिम्मत दी है कि जिसकी बदौलत उसने विराट सर से आई लव यू कह दिया। अब विराट सर जब छत पर आए, उन्होंने इतना प्यारा सा माहौल देखा तभी उन्हें लगा कि कोई तो बात है, और जब उनके सामने चांदनी बनकर सई आई तब तो पक्का हो गया कि भाई अब तो जरूर कोई बात है। ये देखिए कि कैसे विराट सर को उसने कह दिया कि उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो ऐसी तो रूठों को मनाया जाता है, आई थिंक इवन इफ इट कम्स टू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और एनीथिंग। एंड मैं तो अपनी मम्मा से भी इफ आई एम अपोलोजेटिक आई विल बी लाइक सॉरी ना, आई लव यू ना, यू नो। अब इन दिनों इन दोनों के बीच हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, तो ऐसे में इतना प्यारा रोमांटिक सीन तो बनता ही था। लेकिन भाई सही, आपने अपने दिल की बात तो कह दी, लेकिन विराट सर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो इतने खुश तो नहीं लग रही हैं, और हाँ, उन्हें भी तो कहना था कि उन्हें भी मोहब्बत है। फिर आखिर ये जवाब मिला क्यों नहीं? तो वो अब इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसमें भी एक बात है। अब देखिए, सीरियल में इतने आसानी से ये सारे सीन्स होते नहीं हैं। अगर हीरोइन ने इतने जल्दी प्रपोज कर दिया तो आगे क्या दिखाएंगे? तो आपको बता देते हैं कि ये सीन जो आपने देखा ना, वो हकीकत नहीं है। तो अब क्या है वो आप खुद ही समझ जाइए। मुंबई से रोजेरा फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ऐसे ही नहीं कहते कि हर बात तो जुबान से नहीं कही जाती, कुछ बातें दिल की होती हैं जो निगाहों से कन्वे हो जाती हैं। और आज कुछ ऐसा ही होगा पंड्या स्टोर में, जहां रावी और शिवा कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुप, बस एक दूसरे के दिल की बात महसूस करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि नशे की हालत में आप जब अपने दिल का हाल बयां करते हैं ना, तो उसके बाद जो होता है अच्छा ही होता है। इधर देखिए ना, रावी ने तो कुछ ऐसा ही किया। वो नशे में थी और उस पर जब उसके सामने शिवा आया तब उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। शादी हो रही है
और मैं पूरी टल्ली हूँ इसके साथ, जो कि इसको नहीं पता है। इससे लग रहा है कि हार्दिक भाई की शादी हो रही है, तो बीच बीच में ये भी टल्ली है। मेरे साथ तो नहीं, बीच बीच में नहीं हूँ मैं, सिर्फ जब लाया गया था यहाँ पे तब टल्ली था, हल्दी का टाइम। अब मैं होश में हूँ और अब ये टल्ली है। क्योंकि मैं मुकर गई थी कि धोखे से शिवा से शादी नहीं करना चाहती थी, तो मुझे भी पिला दी गई। उसके बाद उस भड़ास का जो असर हुआ ना शिवा पर, ये देखिए आपके सामने है। एक दूजे के साथ आज वो कुछ इस कदर समय बिता रही हैं, कितने करीब आए हैं एक दूसरे के, इतने करीब कि दोनों के बीच बस कुछ होने ही वाला था कि अचानक से ये पानी की बूंद पड़ी और ये दोनों एकदम से झटके में उठ गए। बात वहाँ तक पहुँच रही है जैसे तैसे कर करके। अब कैसे शादी होती है, जबरदस्ती होती है या एक दूसरे के मन से होती है? मुझे और लगता है कि अब तो खुशी खुशी हो ही जाएगी। अब पर इतना अगर खुशी से होगी तो वो कैसे होगी? शिवा कैसे मानेगा? रावी कैसे मनाएगी? रावी कैसे मानेगी? बट जो आप चाहते थे वो हो रहा है। मनचाओ, चिकन मनचाओ, मनचाओ, वाह। शिवा को ये सब थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन रावी वो तो यही चाहती है। वो अब प्यार जो करती है शिवा से, इसीलिए उसने शिवा का हाथ थामा और कहा कि अभी रुक जाओ कुछ पल के लिए। अब जब इन दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, इन्हें समझ में आ गया है कि अब ये दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करने लगे हैं, एक दूजे के बिना वो रह नहीं सकते हैं। तो फाइनली अब सीरियल की कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और हमें इनके रिश्ते में एक कुछ नयापन देखने मिलेगा। अब उम्मीद तो हम सब यही करते हैं, आगे दिखेगा तो वही जो राइटर की कलम दिखाएगी। मुंबई से नेहा सावंत और रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, सपने देखने से ना कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि सपने कब हकीकत में तब्दील हो जाए क्या पता। लेकिन हाँ, अगर ये सीरियल की दुनिया हो तो जरा सोच समझकर सपने देखें, क्योंकि यहाँ पर ना सपने एकदम उलट होकर साकार हो जाते हैं। जैसे कि बेचारी हमारी गहना हमेशा सपना देखती थी कि वो बहू रानी बनेगी, राज रानी बनेगी, लेकिन अपने नए ससुराल में राज रानी नहीं, ये तो नौकरानी बन गई। देखिए भाई, सपना क्या देखा था और अब हकीकत में हो क्या रहा है। तभी तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है जो सपना हम देखें वो हकीकत में तब्दील हो जाए, क्यों गहना? सूर्या से शादी करने के बाद उसे लगा था कि वो घर की बहू रानी बन जाएगी, लेकिन उसके बाद सूर्या ने जो झटका दिया ना गहना को, ये देखिए वो सीधे बहू रानी से नौकरानी बन गई एक बार फिर से। इस बार मैं अपनी इच्छा से नौकरानी बनी हूँ ताकि मैं इन लोगों को सबक सिखा सकूँ और इन लोगों को बता सकूँ कि जो तुम कर रहे हो और जो तुम करना चाह रहे हो मेरे साथ वो नहीं हो सकता। तो बस ये लोग मुझे नौकरानी बनाना चाहते थे और इन्होंने बना दिया, पर अब इसका रिटर्न मैं इनको दे रही हूँ बन के। सर पर दुपट्टा बांधकर आज वो इस घर के सारे जाले साफ कर देगी और साथ में इस घर में रहने वाले लोगों का दिमाग भी साफ करेगी। सबसे पहले उसने शुरुआत अपनी सासू माँ से की है। अब गहना जानती है कि टेढ़े लोगों को सबक कैसे सिखाना चाहिए। फिर क्या शुरू हो गई गहना का पहला दिन अपनी सासू माँ की सफाई से शुरू हुआ।
मॉपिंग कर रही थी तो सासू माँ कहती है अरे क्या है ये, इस तरीके की मॉपिंग थोड़ी होती है। मतलब वो चाहते हैं कि मैं लिटरली जो हम नॉर्मली पोछा मारते हैं हाथ से कटके से वैसे करूँ। बाद में वो मुझे जाला साफ़ करने के लिए कहती है, तो फिर मैं वो जाला जानबूझ के वो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पे जाला फेंक रही हूँ। फिर सासू माँ के सर पे गिरता है तो मैं वो जाला साफ़ करने वाला जो छड़ी होता है वो लेके उनका सर साफ़ करती हूँ तो वो चिल्लाने लगती हैं। इस सफाई के बहाने वो सासू माँ को और अपने पति दोनों को सबक सिखाएगी। अब गहना नौकरानी वाला काम कर रही है, तभी इतने में मायके वालों की एंट्री हो गई और वो तो चौंक गए कि अरे ये क्या, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि तुम्हारा अवतार ही बदल गया। लेकिन फिर सयानी गहना ने अपनी बातों से सबको समझा दिया। ऑब्वियसली वो लोग शॉक होंगे ही, क्योंकि अब मैं बैक टू नॉर्मल जो पुरानी गहना थी मैं उस अवतार में आ चुकी हूँ। शौक लगता है मुझे भी उनको देखकर, पर फिर कुछ टाइम में मैं कवर अप भी कर लेती हूँ अच्छे से। फिलहाल गहना अपने नए नए ससुराल वालों को अच्छे से सबक सिखाएगी और ससुराल में अपना हक वो लेकर रहेगी, ये बात तो पक्की है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल तेरा मेरा साथ रहे, लेकिन साथ रहे तो तब होगा ना जब साथ रहने कोई दे। अब लीजिए, गोपिका बहू की लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, क्योंकि बढ़ाने वाली और कोई नहीं हमारी प्रिया है, हमारी नहीं है। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि हम इनको बिल्कुल नहीं अपनाना चाहती। बहरहाल प्रिया ने बता दिया है गोपिका को कि सुभद्रा ही उनकी माँ है। इंस्पेक्टर, आप बोल रहे हैं इस वक्त कानून से भाग कर एक अपराधी इसी घर में छुप के बैठा है। कुछ नहीं किया। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरा नहीं बताइएगा। गोपिका के साथ सब कुछ अच्छा हो ऐसा तो आपने अभी तक देखा नहीं होगा। माना कि उसने 10वीं के इम्तिहान पास कर लिए हो और अब तो घर में प्रिया का भी उतना दबदबा नहीं है। पूरा परिवार खुशहाल नजर आ रहा है, लेकिन तभी इनकी खुशहाली पर लग गई पुलिस की नजर। 20 साल पहले उन्होंने अपने पति को मारा, तभी से फरार है वो। पुलिस आई है वारंट लेकर। पुलिस को लगता है कि इनके घर में कोई खून ही छिपा हुआ है। अब पुलिस का इशारा सुभद्रा पर है। इंस्पेक्टर साहब, ये गलत न्यूज़ है, ये नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ नहीं, ये हमारे साथ ही रहते हैं इसी घर में, वो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ये भी होगा कि आप सब पुलिस के काम में दखलंदाजी। और देखिए, गोपिका को एक खत भी मिला है और ये खत किसी और ने नहीं बल्कि प्रिया ने भिजवाया है। तुम्हारा पूरा नाम गोपिका दोषी, सुभद्रा जी का नाम सुभद्रा दोषी। अब समझिए, मतलब सुभद्रा जी मेरी माँ है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि सुभद्रा किसी और की नहीं बल्कि गोपिका की माँ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो गोपिका की सास मिथिला ही जाने। फिलहाल सुभद्रा को पुलिस यहाँ से पकड़कर ले जा रही है। अब प्रिया ने जो खत भेजा है उसमें कितनी सच्चाई है इसका पता जरूर गोपिका लगाएगी, और लगाएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बात उसकी माँ की जो है। तो देखा ना आपने, एक पड़ाव पार हुआ तो कैसे दूसरा पड़ाव शुरू हो गया। अब इस दूसरे पड़ाव में 4-5 एपिसोड तो खत्म हो ही जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुछ नहीं किया। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरा नहीं बताइएगा। मुझे माफ नहीं करना। बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते रहते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ नए सीखते रहना चाहिए। काम भले आप एक ही करो, लेकिन लाइफ में कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें होनी चाहिए जो सीखने से ना मजा आ जाए। ऐसा ही कुछ सीख रही है कृतिका भी। अब ये कृतिका कौन है भाई? ये तो जब आप देखेंगे तब पता चलेगा ना कि ये कृतिका कौन है और क्या कुछ नया सीख रही है।
मैं हूँ कृतिका शर्मा एंड बहुत लोग मुझे जानते हैं एज एन एक्टर और नए नए जानते हैं एज एन यूट्यूबर। तो मेरा चैनल है शर्मा सिस्टर्स, मेरी बहन तान्या शर्मा के साथ। सो अब मैं नई एक यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बनी हूँ। तो आज हम हैं हीरल के साथ जो हमें DIY करना सिखाएंगे। मेरा बिज़नेस है हैंडीक्राफ्ट्स का, जिसमें मेनली चीज़ें होती है होम और वेडिंग डेकोरेशन की। आज हम देखेंगे कुछ नया और कुछ हट के है, उसको कहते हैं मैक्रम हैंगिंग। ये बना हुआ है मैक्रम धागे से। तो इसके हमें बनाने हैं नॉट्स बनाने हैं, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ नॉट्स से, या उसको कहते हैं गांठ। तो गांठों का कमाल है। मैक्रम हैंगिंग देखेंगे। So let's get started. ओके, तो सबसे पहले ये जो धागे हैं इसको कच्चा भी कहते हैं हिंदी में। कच्चा। और इसको आपको हर एक सेम मेजरमेंट में सबको काट लेना है। अभी इसके बाद सबसे शुरुआत करेंगे, ऐसे रिंग होगी तो हम इसको फोल्ड करेंगे इक्वल मेजरमेंट पे, ऐसे करेक्ट। और इसको ऊपर से हमें ऐसे डालना है। तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं 1 2 3 4, 2 more to go। तो मेरे को 6 नॉट्स बनानी थी तो मैंने 6 नॉट्स बनाए। कैसे बने आप बताओ। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर नोट्स। तो इसको कहेंगे हम स्क्वायर नोट्स। ये वाली, ये 1 2, इसमें ज़्यादा है, 3 4 5 6। इजी वे मैं आपको दिखाती हूँ कि सपोज याद नहीं रहता है तो 4 कैसे बनाते हैं। तो ऐसे 4 बनाया। बाहर वाली स्ट्रिंग को इसके ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं, ऊपर, ठीक है। और यही वाली स्ट्रिंग को इसके अंदर से, जो 4 बनाया है उसके अंदर से डालेंगे। ये हमारी गांठ रेडी है। बना लिया मैंने। सो इजी इट इज। यूजुअली अगर एक मैक्रम हैंगिंग बैठते हैं करने के लिए 4 घंटे मिनिमम लगते हैं, जो ऑलरेडी कर चुका है जो इंसान। इसके बाद ये जो आपको यहाँ पर 2 नॉट्स दिख रही है, ये वाली, ओके, ये बनाएंगे दिस वन। ओके। थर्ड वन जब भी मैं ये देखती थी मुझे लगता था क्या सुंदर है, अच्छा है, डेकोरेशन, नानी याद आ जाए बनाने को। ये नाउ हियर यू जस्ट, यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि ये जब हम लोग खींच रहे हैं तो ये वाला हम लोगों ने एकदम से खींचा था एंड तक, तो इसको एंड तक नहीं खींचना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। दैट्स इट। लास्ट नोट देखेंगे जो है ये वाला जो है ट्विस्टिंग नोट है, वो सीखना है। दैट्स द लास्ट स्टेप। हम लोग लास्ट में जो लुक आएगा इसका स्टार रहेगा। ओके, जैसे उसमें दिख रहा था तो वो स्टार बनेगा लास्ट में, ठीक है। ये 2 नोट्स नहीं लेंगे आप इसकी एक लोगे और ये वाले की एक लोगे। अभी हम लोग नॉर्मली राइट साइड से करते थे, बट इस बार हम लोग लेफ्ट से ही करेंगे ताकि वो ट्विस्ट आए। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका ट्विस्टिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा, पहला नोट था बेसिक नोट, सेकेंड नोट है स्क्वायर नोट, और थर्ड जो बनाया सेम प्रोसेस से बनाया है ये वाला नोट। दिस इज़ द थर्ड वन, दिस वन, एंड द लास्ट वन इज़ अ ट्विस्टिंग नोट। थोड़ा स्टार शेप आएगा, जैसे हम पूरा नोट बना देंगे तो पूरा स्टार शेप आएगा। अभी इसको एक लास्ट स्टेप हम लोग करेंगे इसके बाद का, वो है रिंग में फिट कैसे करना है।
अंदर से ऐसे खींचेंगे तब जाके वो गांठ बनेगी। अगर सिर्फ आप ऐसे डाल के खींचोगे तो वो गांठ नहीं बनती है। वापिस से करेंगे। और जितने भी DIY वाले लोग हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोग इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। जैसे कि ये मैक्रम हैंगिंग बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन अभी ये काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप कोई भी शादी में जाते हैं तो शादी में जो आउटडोर जैसे कि गार्डन है, ओके, तो गार्डन पे ट्रीज़ पे ये लटकाया जा सकता है, वॉल पे है। फिर कलरफुल थोड़ा इसमें कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जो धागा है वाइट कलर का है, तो उसमें ऑरेंज, पिंक, येलो ऐसे कलरफुल भी आप मैक्रम बना सकते हैं आगे। तो दोस्तों 31 मार्च को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर आ रही है शर्मा जी नमकीन, और इस वक्त शर्मा जी नमकीन के लिए बातें करने के लिए हमारे साथ फरहान हैं, जूही चावला हैं, फिल्म के निर्देशक हैं, और साथ ही साथ एक ऐसे युवा कलाकार जो इसमें बेटे का किरदार निभा रहे हैं। राइट? मेरा नाम तारुक है। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी अभी आपकी शादी हुई है और ये फिल्म भी रिलीज़ हो रही है, तो अब लाइफ कितनी नमकीन है? मेरी लाइफ तो मतलब हमेशा ही नमकीन थी, अब थोड़ी मीठी भी। नाइस, गुड आंसर। थैंक यू। बहुत सीखा है मैंने से। नहीं, मैं बहुत खुशी है कि शादी के साइड इफेक्ट्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस वक्त मतलब एक एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है कि ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। ये हमारे बहुत ही प्यारे ऋषि जी की आखिरी फिल्म है, और हमने बहुत मतलब अपनी तरफ से मेहनत के साथ और प्यार के साथ इस फिल्म को तैयार किया है, और उम्मीद करूँगा जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो सारे जो दर्शक हैं यहाँ पर वो सब देखेंगे और पसंद आएंगे। जूही जी, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं ऋषि जी के साथ, और उसमें से कुछ कैरेक्टर्स और कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जो यादगार हैं, लेकिन ये फिल्म भी यादगार बन जाएगी क्योंकि ये ऋषि जी की आखिरी फिल्म है और उसमें आप उनके साथ हैं। किस तरह से याद करती हैं आप ऋषि जी को? वेरी फॉन्डली। ऋषि जी के साथ जब काम करती थी तो डांट तो पड़ती थी, प्यार भी वो करते थे और हंसाते भी बहुत रहते थे। नॉट बिकॉज ही मेंट टू डू इट फॉर यू, ही जस्ट वॉज दैट वे, एंड इट वॉज अ जॉय टू वर्क विद हिम। पहले मैं बहुत डरती थी क्योंकि जब मैं नई आई थी तो मतलब उनके सामने मिस्टेक हो जाए तो मुझे लगता था अब तो मतलब ज़मीन फट जाए, मैं उसके अंदर चली जाऊँ। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, एज यू सीन, ही इज़ ऑलवेज बिन लाइक दिस, एफर्टलेस, कोई ज़्यादा रिहर्सल नहीं, मगर टेक तो परफेक्ट ही है। तो पहले बहुत ऐसे होता था कि यार इनके सामने डायलॉग ही ना बोलना पड़े, और अगर हो भी तो बस ठीक ठाक हो जाए। एंड देन एज वी kept on working, then coming to say Luck by Chance and then Sharma Ji Namkeen, I think till the last day actually I used to laugh a lot on the sets. ये इनकी पहली फिल्म है, इनको भी बहुत डांट पड़ी उनसे और मैं हंसती रहती थी because I knew this is the way Chintu ji is. He's very loving, very fond of everybody, and yet वो उनका एक टेम्पर चलता रहता था। And as an actor, I think in this film especially, I don't know why I was really watching him because he was so good. उनके टेक्स जब होते थे ना तो मैं उनकी परफॉर्मेंस देख के मैं जेलस होती जाती थी कि ये कैसे इतना अच्छा हो रहा है और मेरे ऐसे क्यों नहीं होते। So I truly miss him as an actor and as a person on the set. पहली फिल्म के साथ बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि एक ही किरदार के लिए दो कलाकार और उनको फिल्म में किस तरह से जेल करना, किस तरह से बिठाना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती खास करके निर्देशक के लिए। तो इस चुनौती का सामना कैसे किया आपने? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस थे जब ये सब हुआ। बहुत ही मुश्किल कॉल था ये डिसाइड करना कि हम कैसे फिल्म को पूरा करेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारी डिस्कशंस हो रही थी, एंड ऑफ कोर्स फरहान और रितेश, अभिषेक, हनी, ऑल ऑफ देम केम टुगेदर कि नहीं, हमें ये फिल्म ख़त्म करनी ही है। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, एक और एक्टर को लेकर हम ये फिल्म पूरा करेंगे, वो थॉट भी मेरे जहन में कहीं दूर दूर तक नहीं था।
VFX ट्राई करेंगे या रणबीर प्रोस्थेटिक्स के साथ कुछ करेगा, वो सब बातें चल रही थी। मैं उनके बारे में भी श्योर नहीं था, लेकिन ये तो मेरे रेडार पे ही नहीं था। फिर आई थिंक एक हमने डिसाइड किया, फरहान सजेस्टेड कि ऐसा ट्राई करते हैं। मैंने हाँ बोल भी दिया उस कॉल पर कि हाँ अच्छा है, ठीक है, चलो फिल्म तो पूरी होगी। बट उसके बाद भी मुझे पता ही नहीं था कि ये होगा कैसे। एंड ऑल्सो बिकॉज ऋषि जी की लास्ट फिल्म है और यू नो एक्सेल इज बिहाइंड इट, तो आप कुछ भी नहीं बनाना चाहते हो, आप ऐसी एक चीज़ बनाना चाहते हो जिसकी इवेंचुअली एक वो सेंस बने और वो पीपल कनेक्ट विद दैट। तो आई थिंक वो बहुत ही एक मुश्किल चीज़ थी। बट परेश जी एक्चुअली रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। इट वाज वेरी जेनरस ऑफ हिम, बिकॉज एक एक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि आप एक चलती हुई फिल्म में आगे जाएं और जिसके लिए कोई प्रेसिडेंस नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं है हिंदी इंडस्ट्री में कि 2 एक्टर्स ने एक ही रोल को पूरा किया हो। तो आई थिंक उसके बाद चीज़ें दे जस्ट फेल इन प्लेस ऑनेस्टली, बिकॉज कोई ऐसी स्पेशल प्रेप हमने नहीं की, कुछ भी हमने स्पेशल नहीं किया। मेरा सिर्फ एक 1 लाइन ब्रीफ था परेश जी को कि हमें चिंटू जी ने क्या किया उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आप कैसे देखते हो इस कैरेक्टर को, कैरेक्टर कंसिस्टेंट होना चाहिए। एंड आई थिंक एवरीवन जस्ट लव द स्क्रिप्ट ऑनेस्टली। तो मुझे लगता है कि एंड विच अगेन फरहान को, शायद फरहान ने बोली थी मुझे ये बात कि अगर फिल्म अच्छी बनेगी तो कोई इस चीज़ को नोट नहीं करेगा कि 2 एक्टर्स ही वो कैरेक्टर को निभा रहे हैं, लेकिन अगर फिल्म खराब होगी तो सब कुछ उसी चीज़ को नोटिस करेंगे। सो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ हुई कि नोबडी रियली नोटिसेस दैट। 5 मिनट या 10 मिनट फिल्म के बाद कब चिंटू जी हैं कब परेश रावल हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस फिल्म को लेकर? सर मेरा बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट जैसे जैसे टाइम जाता गया हम ये फिल्म शूट करते गए, ये काम नहीं था, उसके बाद इट बिकेम पर्सनल हमारे लिए। इट वाज लाइक अ family, like even Suhail who plays the other brother, we both are playing Rishi ji's and Paresh ji's sons in the film. मतलब हम actually अब भाई बन गए हैं लाइफ में। like we hang out together, मतलब हम साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि हम we've seen through so much and hats off to हितेश सर कि उन्होंने you know इतनी persistence से और इतनी resilience से फिल्म ख़त्म की। and also to sir that you know he could make this a possibility, but ये बहुत ही unreal experience रहा है मेरे लिए, nothing short of a dream। तो एक्चुअली फिल्म का जो इंस्पिरेशन है वो मेरे अपने फादर की लाइफ से आया। जब मेरे फादर रिटायर हुए और उसके बाद वो घर पर बैठे हुए थे, तो वो बहुत ही वर्कोहॉलिक आदमी है और सुपर चार्ज पंजाबी एक्टिव आदमी है। तो घर पे बैठ गए तो कुछ करने के लिए नहीं है, तो कॉलोनी का गेट भी लगवाया जा रहा है, मेड को डिटर्जेंट भी यूज़ करना बताया जा रहा है मुझे फ़ोन करके। सो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग एट दैट टाइम। तो मेरी मॉम मजाक में बोल रही है कि यार इनको कुछ काम दो नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा हमारा। तो हमने कभी इतना सीरियसली लिया नहीं, हम सब ऐसे हंसी मजाक में चल रहे थे। और हमारा वही था कि यार पूरी ज़िंदगी आपने काम किया, बैठो आराम से, मतलब यू नो आराम करो, कहाँ जाना है बताओ, कहाँ ट्रैवल करोगे, क्या खाओगे, क्या करना है। हम अपनी तरफ से कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और वो उतना ही उस कंफर्ट से दूर भाग रहे थे कि यार अच्छा यू नो ये नहीं है तो वो और कंफर्ट हो गया। एंड ही वांटेड टू डू समथिंग। वहाँ से मेरे को लगा कि ये एक कहानी है जो कि दुनिया के सामने हमें बतानी चाहिए। बिकॉज एक 58-60 साल की आदमी, आप फिट हो, आप हेल्दी हो, मेंटली फिजिकली सब कुछ सही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन टू जॉब्स और एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसके बाद जब आप घर पे बैठ जाते हो तो आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। वहाँ से इस स्टोरी का शुरुआत हुई, वहाँ से स्टोरी की जेनेसिस हुआ। वेरी नाइस। रिटायरमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मतलब सोच होती है। कोई मानता है कि रिटायर्ड होना चाहिए, कोई मानता है कि रिटायर्ड नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे फरहान, रिटायरमेंट क्या है आपके लिए? सर अगर ये आपकी पर्सनल चॉइस है तो वैसे ही एक लग्जरी है आपको। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे माहौल में, ऐसे ऑफिसेज में या कंपनीज में काम करते हैं जहाँ पर उन्हें रिटायर होना पड़ता है। तो जब वो चॉइस नहीं है आपके पास तो फिर ये सवाल तो आएगा ही नहीं कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ या नहीं होना चाहता हूँ। हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं यहाँ पर कोई रिटायरमेंट का एज वैसे है नहीं। यहाँ पर ऑडियंस आपको रिटायर कर सकती है लेकिन आप जितनी भी कोशिश करें। तो एक चीज़ हितेश ने पहले भी कही थी, पहले एक दूसरे इंटरव्यू में जो जवाब दिया था उन्होंने, कि रेलेवेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जो काम हम करते हैं, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम रेलेवेंट कैसे रहें, किस तरह से हम कहानियाँ बताएं या किस तरह से परफॉर्मेंसेस चेंज हो या स्टोरी टेलिंग का स्टाइल चेंज हो, ताकि वो आज के ज़माने के लिए, आज की पीढ़ी के लिए रेलेवेंट रहे। तो ये कोशिश हमेशा रहेगी। और रिटायरमेंट के बारे में मतलब मैं तो नहीं सोचता हूँ, जिस फैमिली से मैं आता हूँ, अगर आप मेरे फादर के बारे में बात करेंगे या उनसे बात करेंगे वो तो कभी रिटायर होंगे ही नहीं।
वो तो सोच रहे कि मैंने तो अभी शुरू किया अपना करियर, तो अभी भी शुरू हुआ है, तो मैं इस सोच से आता हूँ, तो दैट्स वेयर आई एम एट। अगेन बट जो कहानी हम कहना चाह रहे हैं कि आप कहीं पर भी हो, कोई भी आप प्रोफेशन से और आप कभी भी रिटायर हो, यू मस्ट फाइंड समथिंग जहाँ पर आपका दिल है, जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है। हर आदमी के पास वो एक चीज़ होती है, वो किसी के लिए कुकिंग है, किसी के लिए वो स्पोर्ट्स हो सकता है, किसी के लिए वो गार्डनिंग हो सकती है, कोई भी वो एक चीज़, चाहे वो आपको अर्ली 20s में आप वो डिस्कवर करो या अर्ली 60s में करो आप, लेकिन आपको उसे पूरे पैशन के साथ परस्यू करना चाहिए। देन मुझे लगता है कि कोई रिटायरमेंट है नहीं। जब आप 75 के होगे तब भी आप उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही आप चीज कर रहे होगे। लाइक हम फिल्में बना रहे हैं तो मैं उतनी ही शिद्दत से फिल्में बना रहा हूँ जब मैं 70 साल का हूँगा। मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं यही करता रहूँ हमेशा। अब किसी और को अगर उस चीज में इंटरेस्ट है तो वो वही करते रहना चाहिए। आई थिंक व्हेन यू आर इन दैट स्पेस तो आप उतने ही दिल से खुश भी होते हो। जी अबे इस फिल्म में बात खाना बनाने को लेकर होती है बहुत सारे। मैंने जो उसमें देखा कि चिंटू जी और परेश जी जो हैं वो खाना बनाते हैं और अपने पैशन को आगे बढ़ाते हैं। आप में से कौन है जो अच्छा खाना बना सकता है? छोटे से एक फेज से गुजर चुका हूँ जब मैंने किचन में काफ़ी वक्त बिताया था। मुझे बहुत इंजॉयमेंट मिल रही थी खाना कुकिंग करके, लेकिन फिर लाइफ कुछ ऐसी हो गई कि काम आ गया बीच में, एंड देन आई जस्ट स्टॉप। लेकिन आई डू एंजॉय ट्रेमेंडसली, ये मैं कहूँगा कि आई डिड एंजॉय। मुझे कुकिंग का सीन नहीं आता एक्चुअली। और देयर वाज दिस वन इंटरेस्टिंग फेज इन माय लाइफ जब कुछ 4 साल पहले मेरी बेटी ये एक बड़ी सी किताब लेके आ गई, एंड इट वाज बाय दिस यंग गर्ल। आई थिंक दैट्स व्हाई शी गॉट इट, क्योंकि ये कोई एक यंग लड़की थी उसके ऊपर कवर पे, जिसने शी हैड अ स्टोरी, एला, कि वो जब टीनेजर थी तो जंक फूड बहुत खा रही थी, कैंडीज़ बहुत खा रही थी वो और उसकी फ्रेंड्स, और उसकी वजह से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो व्हील चेयर पर आ गई। उसकी एनर्जी नहीं थी कि वो एक कदम आगे रख सके। तो किसी को समझ नहीं आया, डॉक्टर्स के पास सब गए, एंड देन समबडी गाइडेड हर एंड सेड कि व्हाट यू बीन ईटिंग, यू हैव चेंज दैट। आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो वो सूख कर अंदर से इट हैज़ डिस्टॉर्टेड इटसेल्फ। शी चेंज हर वे ऑफ ईटिंग एंड देन शी स्टार्टेड कुकिंग वेरी गुड, घर के इंग्रेडिएंट्स लेकर। सो ये किताब मेरे को उसने दी और बोली मम्मी ये वाली डिशेस बनाओ घर पे। सो आई एम लाइक अच्छा, और बेटी दे रही है तो ऐसा लगता है कि बेटी कितनी समझदार हो जाएगी अगर मैं ऐसा करूँगी और अच्छा खाना इनको दूंगी। तो मैंने वो किताब लेकर अपने कुक के साथ मैं शुरू हो गई कि चलो अब ये बनाएंगे हम लोग। 4-5 दिन उन्होंने सहन किया। आफ्टर दैट वो खुद बच्चे दोनों आए, वो बोले मम्मी प्लीज वी डोंट वांट टू ईट दिस। तो उन्होंने मेरी कुकिंग सब बंद कर दी। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। जी आपने बनाया कभी? मुझे खाने का बहुत शौक है। इसके बारे में मैं बहुत बात कर सकता हूँ। बनाने में एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे बहुत टायरिंग लगता है वो प्रोसेस। मुझे बहुत ज़्यादा टायरिंग लगता है किचन में खड़े रहो 2 घंटा, इतनी मेहनत करो, और अक्सर मेरे जो एंड रिजल्ट हैं उस 2 घंटे के बाद वो इतने डिजास्टर्स है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो चाहते नहीं कि मैं वो 2 घंटे बिताऊं। यार मैं एक सॉरी आई जस्ट ऐड समथिंग कि ऑल ऑफ अस आर फूडीज, कि जब खाना बनता है तो मतलब एक मन होता है कि जितना खा सके हम लोग खाएं, इंजॉय करें उस खाने को। लेकिन जब आप खाना कुक करते हो आपको इतनी भूख नहीं लगती। तो आई रिमेंबर जब मैं कुक करता था ना, आई टू सर्व इट, जो एंजॉयमेंट होता था वो दूसरों को खाने में, हाँ, व्हेन यू सी अदर पीपल ईटिंग, दैट वाज द सैटिस्फैक्शन। तो ऐसा नहीं होता था कि मैंने बना और मैं बैठ के इसे खाऊंगा। आप चाहते थे कि मैं इसे प्रेजेंट करूं किसी को, वो खाए, मैं उनका रिएक्शन देखूं, और जब वो रिएक्शन अच्छा होता था दैट यूज्ड टू बी द बिग थिंग। सो यू एक्चुअली एंड अप ईटिंग लेस व्हेन यू कुक। आपने सीखा कभी? मैंने मुझे खाना बहुत पसंद है और वो प्रोसेस मेरे लिए सेक्रेड है, तो मैं किसी और डिस्ट्रैक्शन में ध्यान नहीं देता, जैसे कुकिंग। तो मैं सिर्फ खाता हूँ। अच्छा, अब आखिरी 5 मिनट बचे हैं अपने पास, थोड़ा सा इस इंटरव्यू को नमकीन बनाए हम लोग। अरे वाह, तो मेरे पास कुछ सवाल है छोटे छोटे। फरहान सारे आंसर तुम ही दोगे हमारी तरफ से। जी, तड़के में पड़ने वाली वो कौन सी चीज़ है जो स्वाद भी बढ़ाती है और ज़रूरत पड़े तो बच्चों की नज़र भी उतार सकती है? नमक, मिर्ची। हाँ, सब तो ना बोल सकते हैं क्या? दोबारा से। तड़के में पड़ने वाली वो कौन सी चीज़ है जो तड़तड़ करती है, स्वाद बढ़ाती है और बच्चों की नज़र भी उतार सकती है? मिर्च। जी, मिर्च और राय। ओ राय, देखा तुम
आपकी राय? मेरी राय आधे से मार्क्स ये इनकी राय मायका है मेरा तुर्किस्तान, लेकिन अब ससुराल बन गया है हिंदुस्तान। ससुराल में इतना मान कि घर घर में पाया जाता है। ये कौन सा अनाज है तुर्कमेनिस्तान से जो आया है, जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं? हैं? must तो be wheat. ससुराल में Wheat तो होगा, ये wheat. मैं पहुंच गई हिंदुस्तान। फिर से बोलिए। यस, Question. वीट, राइट, गेहूं। हैं? wheat. गेहूं जो है वो मतलब ओरिजिनली हिंदुस्तानी नहीं हिंदुस्तान है। से पहले हिंदुस्तान में चावल, बाजरा और वो सब खाया जाता था ज्यादा। फिर तुर्कमेनिस्तान से wheat आया। क्या बात है, एंड फरहान न्यू दिस, क्या बात है? मैं मरूं मैं कटूं, तुम क्यों रोते हो? हाँ, प्याज है। ये बहुत इजी था। ऐसी कौन सी चीज है जो समंदर में पैदा होती है लेकिन हर घर में रहती है? नमक। हाँ। वेरी नाइस। नहीं, मैं बोलने वाली थी, फिर इन्होंने जल्दी से बोल दिया। जी, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों हैं? ऐसी कौन सी मैंने बोला था यही आंसर देंगे, देखा? क्रॉसवर्ड करने के इतने फायदे। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे, बोलो मैं कौन? धनिया। नहीं, परिवार हरा, बड़ा होगा ना। हम भी हरे। जी, हम भी हरे और एक थैली में 3 या 4 भरे, बोलो कौन? अमरूद। नहीं यार, हरे। परिवार हरा, हम भी परिवार हरे। हरा, हम भी हरे। और एक थैली में 3 या 4 भरे। हाँ, मटर। क्या बात है, क्या बात जी, जी, है, जी। क्या बात है। अच्छा, प्यास लगे तो इसे पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं और अगर ठंड लगे तो जला भी सकते हैं। प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा भी सकते नारियल। हैं। नारियल, यस। क्या बात है, क्या बात है। और ठंड लगे तो इसे जला भी सकते हैं। नारियल का छिलका आप जला भी सकते हो, मतलब ठंड में सेक सकते हो। और ये आखिरी है, 3 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, अंत करे, अंत अगर हट जाए तो हल बन जाऊं और मध्य हटे तो हवा बन जाऊं। एक बार फिर। हलवा। आई नो। यस। नहीं, आई एम नॉट प्लेइंग, मेरे को नहीं खेलना। इन सारे आंसर नहीं, अभी आंसर नहीं, नो आंसर्स अभी फिर से शुरू कीजिए, अब सारे आंसर और हमें ऐसे करते रहिए की आंसर और वही एडिट रखना। थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू इस नमकीन इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत की है, सवाल हाँ, मुझे भी ढूंढने पड़े एक्चुअली इंटरनेट पर। मटर का मुझे खास अच्छा नहीं, वो लौकी वाला भी अच्छा। लौकी भी इंटरेस्ट। और ये हलवा कहाँ से आ गया, कुछ मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। ओके। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।